हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों की डिमांड पर स्पेशली बताने जा रहा हूँ कि एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपके लिए हर एक फैक्ट्स को मैंने जो है जितनी भी फैक्ट्स हैं हर एक फैक्ट्स को जो मैंने एकत्रित किया है और आप लोगों को अच्छे से हर एक चीज़ इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो आज इसका कंप्लीट जॉब प्रोफाइल समझ लेंगे। इसमें सैलरी आप लोगों को कितनी मिलेगी, कितनी ग्रेड पे की ये जॉब है, कौन कौन सी पोस्ट्स आपकी रहती हैं, प्रमोशन कब कब होता है, किस लेवल तक आप प्रमोशन होते होते पहुंच सकते हो, ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कब हो सकता है, आप लोगों का एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वार्टर्स आप लोगों को मिलते हैं सरकारी घर रहने के लिए, 1900 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक आप प्रमोट होकर के जो है जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको यहाँ मैं आसानी के साथ बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सीएचएसएल। सीएचएसएल है क्या? यह एक प्रकार का एग्ज़ाम है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एसएससी बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पेपर करवाया जाता है। इसके थ्रू आप लोगों के विभिन्न डिपार्टमेंट में क्लैरिकल कैडर की जो है भर्ती की जाती है, यानी कि बाबू लोगों की यानी कि क्लर्क लोगों की जो है भर्ती कराई जाती है एसएससी सीएचएसएल के माध्यम से। तो यही एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है जिसके थ्रू क्लैरिकल भर्ती कराई जाती है। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए क्योंकि क्लैरिकल भर्ती है तो इसके लिए आप लोगों के पास मिनिमम 12वीं यानी कि 12th होनी चाहिए, 12वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास और जितनी भी क्वालिफिकेशन हो वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लोगों के प्रमोशन में काम में आ जाता है। और जितनी भी अधिक आप लोगों के पास इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, फिलहाल 12वीं आप लोगों के पास होना अनिवार्य है, तभी जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 18 साल एज आप लोगों की मिनिमम हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों की हो गई। आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल तक आपको जो है इसमें एलिजिबल रहते हो। ये जो है यूआर के लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, बाकी जो है सभी के लिए स्टार्टिंग जो है एज वो 18 ईयर्स ही है, 18 साल ही है। और यूआर के लिए आखिरी जो एज है वो 27 साल तक है। और बाकी जितनी कैटेगरीज है उसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल अपने अपने हिसाब से जो है जो भी आरक्षण का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आरक्षण भी दिया जाता है एज में। अब सिलेक्शन पैटर्न की बात करेंगे तो भाई सिलेक्शन पैटर्न आप कुछ इस प्रकार से समझ लो कि सबसे पहले आप लोगों का टीयर फर्स्ट होता है। फर्स्ट टीयर आप लोगों को देना पड़ता है। जब आप फर्स्ट टीयर पार कर लेते हो, क्रॉस कर लेते हो, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और आपको जो है सेकंड टीयर में बैठना पड़ता है। सेकंड टीयर बोले तो दूसरा जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बैठना पड़ता है। मेंस एग्ज़ाम में आप जो भी स्कोर करते हो उसके बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होता है। जिस दिन आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, टीयर 2 होता है, उसी दिन जो है आप लोगों को एक टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। जी हाँ, टाइपिंग भी आप लोगों की होती है, जिसमें आप लोगों का अगर आपने इंग्लिश मीडियम से टाइपिंग दे रहे हो यानी कि इंग्लिश में टाइपिंग दे रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए पड़ती है। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग दे रहे हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मिनिमम चाहिए पड़ती है। ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोगों का सिलेक्शन पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है डीप जो है मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ उस सब विषय में चर्चा नहीं करेंगे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब जो है आपके एग्ज़ाम में आती है, कितने कितने नंबर का प्री होता है, फिर कितने का मेंस होता है, कंप्यूटर आता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए, पहले आपको टीयर 1 क्रॉस करना पड़ता है, फिर टीयर 2 में आप जितना स्कोर करते हो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। साथ ही जो है आपको टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य रूप से पास करना ज़रूरी है। ये आप लोगों का सिलेक्शन पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। टाइप
टाइप्स ऑफ पोस्ट्स के आपको एसएससी सीएचएसएल के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी आप लोगों को पोस्ट मिलती हैं। तो सबसे पहली जो अपनी पोस्ट है, जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, वो है डीईओ। डीईओ का फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो सबसे अच्छी पोस्ट है यहाँ पर अगर सीएचएसएल के हिसाब से देखा जाए। इसके बाद आप लोगों की जेएसए की पोस्ट रहती है। जेएसए का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की एलडीसी की भी पोस्ट रहती है। एलडीसी को बोलते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क। इनका मतलब आप लोगों का बाबू ही होता है। क्लरिकल कैडर की ये जॉब होती है क्योंकि 12वीं कक्षा से होती है। पहले एक पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो क्लर्क और बाबू रहते हैं उनकी भी पोस्टिंग इसी से होती थी, परंतु अब उनको सीजीएल यानी कि एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू उनका प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल समझ लेंगे इन 3 जो है पोस्ट के लिए आप लोगों का मेनली ये एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप लोगों को इन पोस्ट में से कोई पोस्ट मिलती है। अब ये किसी भी आप लोगों को डिपार्टमेंट में मिल सकती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क बन सकते हो, जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट बन सकते हो, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। लगे हाथ आप लोगों को प्रमोशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, 2 प्रकार से आप समझ सकते हो। एक, आप लोगों का प्रमोशन होगा अगर आप एलडीसी बनते हो। एलडीसी का मतलब है लोअर डिविजनल क्लर्क। अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क में आपका सिलेक्शन होता है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, 3 प्रकार की पोस्ट है। एक डीईओ की पोस्ट है, एक एलडीसी की पोस्ट है, एक जेएसए की पोस्ट है। तो यहाँ मैं आपको एलडीसी की पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप एलडीसी बनते हो, एलडीसी की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट पर, तो इसका जो ग्रेड पे है वो आपका 1900 ग्रेड पे से स्टार्टिंग है। क्लरिकल जॉब है लोअर डिविजनल क्लर्क, इसका ग्रेड पे 1900 से स्टार्टिंग है आपकी। आप कुछ समय बाद यहाँ पर यूडीसी बन जाओगे। पहले प्रमोशन के बाद यूडीसी का मतलब है आप पहले लोअर डिविजनल क्लर्क थे, अब आप अपर डिविजनल क्लर्क बन गए हो, यानी कि आपका प्रमोशन हो चुका है। कुछ और समय बाद आप यूडीसी से एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे और आपका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग करी थी 1900 ग्रेड पे से, जब आप लोअर डिविजनल क्लर्क थे। फिर आप यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क बने और आपका ग्रेड पे 2400 हुआ। इसके बाद आप एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने और आपका ग्रेड पे 4600 हो गया। और आपका एंड में आप पहुंचते पहुंचते सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ बन जाओगे और आपका ग्रेड पे 4800 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रमोशन होगा अगर आपकी ज्वाइनिंग एलडीसी की पोस्ट पर होती है, आप एलडीसी बनते हो। कितना समय लगेगा भाई? एलडीसी से यूडीसी बनने में आपको मिनिमम 5 साल का समय लगता है। ये मिनिमम समय है, इससे ज़्यादा ही आप लोगों को लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको एलडीसी से यूडीसी बने तो 5 साल आप लोगों को लग जाता है यहाँ पर। फिर यूडीसी से एएसओ बनने तक के लिए आपको 7-8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 7-8 साल मिनिमम आप लोगों को लगते हैं। और फिर एएसओ से एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को फिर से 10 साल के करीब जो है इंतज़ार करना होगा। यानी कि यहाँ तक 5 साल आपने इंतज़ार किया और यूडीसी से एएसओ के लिए आपने फिर 8 साल इंतज़ार किया और एएसओ से एसओ के लिए आपने फिर से 10 साल इंतज़ार किया। यानी कि आप लोगों की 22 साल के लगभग की जो है 23 साल की सर्विस हो गई। अगर मान लीजिए आपकी 23 या 25 ईयर्स में ज्वाइनिंग होती है तो आप समझ लीजिए आप 50-52 साल तक पहुँचते पहुँचते एसओ तक बन जाओगे, सेक्शन ऑफिसर तक बन जाओगे। यानी कि 4800 ग्रेड पे की आपकी जॉब हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर आप डीईओ में आपकी जो है आपको पोस्टिंग मिलती है, तो यहाँ मैंने बताया था ना, अभी मैंने आपको एलडीसी के बारे में बता दिया, ऊपर मैंने आपको बताया था डीईओ के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन डीईओ की पोस्ट के लिए होता है यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए होता है, तो आपकी जो है
शुरुआत की ग्रेड पे रहेगा वो आप लोगों का 2400 ग्रेड पे रहेगा, क्योंकि ये अच्छी जॉब है थोड़ी एलडीसी के मुकाबले। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो अच्छी रैंक लाते हैं, जो अच्छी रैंक लाते हैं बच्चे, उन्हीं लोगों को ये पोस्ट जो है प्रेफर की जाती है। तो ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। डीईओ के बाद आपका पहला प्रमोशन जेएओ में होगा, यानी कि जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पर होगा। ये आप लोगों का 2800 ग्रेड पे की पोस्ट रहती है। इसके बाद आप बनते हो एएओ यानी कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये आप लोगों की 4800 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। और इसके बाद एंड में आप एओ यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर बनते हो, जो आप लोगों की 5400 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2400 जीपी से आप 5400 जीपी तक पहुँच जाते हो प्रमोशन लेते लेते। डीईओ से जेएओ बनने के लिए आपको वही 5-6 साल इंतज़ार करना होगा। उसके बाद फिर जेएओ से एएओ बनने के लिए आप लोगों को फिर यहाँ 8-10 साल इंतज़ार जो है करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। और फिर जो है एएओ से एओ बनने के लिए आपको 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हो, अगर आपकी 23-24 साल में जॉब लगती है तो आप 50-52 साल की उम्र तक यहाँ पर 5400 ग्रेड पे तक पहुँच जाओगे। एओ के अकाउंट्स ऑफिसर तक आप पहुँच जाओगे अगर आप डीईओ में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये दो प्रकार के प्रमोशन हो गए आप लोगों के, एक तो आप लोगों का एलडीसी और दूसरा डीईओ, ठीक है ना। अगर आपने जो एलडीसी की पोस्ट पर आपका ज्वाइनिंग होती है तो आप यहाँ पे 1900 से स्टार्टिंग करते हुए 4800 तक पहुँच जाओगे, 4800 जीपी तक ग्रेड पे तक। और अगर आप लोगों की स्टार्टिंग डीईओ में होती है, आप लोग डीईओ जो है बनते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं, तो 2400 ग्रेड पे से स्टार्ट करते हुए आप 5400 ग्रेड पे तक पहुँच जाओगे। एओ यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर तक बन जाओगे। अब बात करते हैं रहने को सरकारी घर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो भाई, कोई भी सरकारी जॉब हो, आप लोगों को सरकारी क्वार्टर जो है अलॉट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक जो है जगह, हर एक ज़िले में जो है सरकारी कॉलोनी रहती है। वहाँ आप लोगों को बस एक काम करना होगा, अपनी एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर कोई क्वार्टर खाली होगा तो आप लोगों को जो है वो क्वार्टर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। थोड़ा बहुत इसमें सोर्सेस भी चलते हैं, जान पहचान भी जो है रहती है, अगर रहती है तो आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आपको सरकारी क्वार्टर मिलता है तो उसके लिए फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट आपको नहीं मिलेगा। इसका जो है आपकी सैलरी से डिडक्शन कर लिया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकारी क्वार्टर में रह रहे होगे। ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया है। तो ट्रांसफ़र भी इसमें हो जाता है, लेकिन कुछ समय आप लोग जब अपनी जॉब पूरी कर लोगे उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होगे। सबसे पहले आपको अपना प्रोविज़न पीरियड तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं सैलरी के बारे में, कि सैलरी कितनी रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो प्रकार की पोस्टें हैं, एलडीसी जेएससी की पोस्ट है और यहाँ पे डीईओ की पोस्ट है। दो प्रकार की अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आप एलडीसी जेएसए बनते हैं तो आपको 1900 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होगी, और डीईओ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर पे तो आपकी 2400 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होगी सैलरी में। अब जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करती है X/Z सिटी के अकॉर्डिंग। सिटी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सैलरी, X सिटी, Y सिटी और Z सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप जो है किसी बड़े शहर में रह रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल बेंगलोर या फिर पुणे या फिर मुंबई, तो ऐसी स्थिति में आपको हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलते हैं अन्य सिटी की तुलना में। जैसे आप किसी अन्य छोटी सिटी में रह रहे हो, तो जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी में रहोगे स्वाभाविक बात है उतना ज़्यादा आपका खर्चा भी होगा, और उसी हिसाब से आपको तनख्वाह भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगी। अंतर देखने के लिए मिलेगा। छोटी सिटी में रहोगे तो अमूमन कम खर्चा होगा और आपको तनख्वाह भी थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर कुछ हद तक सिटी पर डिपेंड करती है, X/Z सिटी पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करती। अब मैंने आपको बताया, अगर आप एलडीसी जेएसए बनते हैं तो 1900 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होती है, और डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो 2400 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होती है। आप मोटा मोटी ये समझ सकते हो, अगर आप एलडीसी और जेएसए की पोस्ट पर जो है आपको मिलती है तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी 32,000 रुपये मिलेगी। आपको 32,000 आप लोगों की ग्रॉस सैलरी रहेगी। ये मैं एक अंदाज आपको बता रहा हूँ, अब X/Z सिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है ये। और आपका इन हैंड जो आपको मिलेगी वो 29,000 रुपये मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 3,000 रुपये यानी कि करीब 10% आप लोगों का यहाँ पर
नेशनल पेंशन स्कीम जो है आप लोगों का एनपीएस में कट जाएगा। वो आप ही लोगों के लिए रहेगा। 10% आपका कटता है, 14% जो है आपको ऊपरी सरकार देती ही है। तो आपकी इन हैंड जो है 29,000 रुपये मिलेगी और बाकी 3,000 रुपये महीने का आप लोगों का आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 3,000 प्लस रुपये ही आपको जो है सरकार अपनी तरफ से देगी। 10% आपका काटती है ग्रॉस सैलरी का और 14% आपको दे देती है सरकार। तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना। तो इन हैंड सैलरी आप लोगों की 29,000 आपको मिलेगी। डीईओ की बात करेंगे तो डीईओ जो है 2400 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आप लोगों की ग्रॉस सैलरी आपकी मोटा मोटी मिला के 40,000 रुपये बनेगी। XYZ सिटी अपने हिसाब से जो है डिफ़र करेगी। यहाँ पर 40,000 आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी। इन हैंड आपको 36,000 रुपये मिलेंगे। 4,000 रुपये आपका 10% एनपीएस में कट जाएगा और 4,000 प्लस रुपये यानी कि 4,500 रुपये के लगभग आपको सरकार अपनी तरफ से देगी। ऊपरी एनपीएस अकाउंट में ही वो जमा होगा, वो बात अलग है। आप लोग फिलहाल यहाँ पर समझ सकते हो। इन हैंड आपको 36,000 मिलेगी और 4,000 आपका एनपीएस में जमा होगा। सरकार 4,000 से ज़्यादा रुपए और आपको जमा करेगी आपके एनपीएस में, तो आप ये समझ सकते हो। तो ये आप लोगों का मोटा मोटी सारा हिसाब हो गया। ये आप लोगों का जॉब प्रोफाइल हो गया हैगा एसएससी सीएचएसएल का। काम क्या करना पड़ता है, काम आपको जो भी पोस्ट मिलती है, एलडीसी जेएससी की पोस्ट मिले चाहे डीईओ की पोस्ट मिले, कहलाओगे तो आप लोग बाबू ही, और बाबू वाला काम आप लोगों को करना पड़ेगा। सारी फाइल्स आपके अंडर में रहेंगी, सारे फाइल्स का हिसाब किताब आपको जो है रखना पड़ेगा। जो भी ऊपर से जो है हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और बाकी जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलता है उस डिपार्टमेंट में जा कर के आपका जो है काम डिफर कर जाता है। फिलहाल ये आप लोगों का जॉब प्रोफाइल हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। नहीं आई हो, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।